Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. Today we are going to discuss a new topic of Unit 5, that is liberalization. Liberalization. So let's start what we are going to discuss in this particular topic. Table of content, like we will discuss about the liberalization in India, liberalization objective, impact of liberalization, and reforms under the liberalization. Now, before starting the topic, I would like to tell you about its basic. As you know, in a previous session we have discussed about the new economic policy, or you can say new economic reform 1991. Is basically having a three features like liberalization, privatization, and globalization. The first feature of the new economic policy we are going to discuss in present lecture. The economic liberalization or the liberalization is basically, you can say, it's a policy regime which aim at ensuring greater freedom from the unnecessary control and restriction imposed by the government, like permit quantitative restriction, quota licensing, and it also reduction in the government regulation of the state intervention and increase in the role of the market forces. Or overall, we can say that whenever the uh, government reduce or government regulation is uh, reduced, and it the all the restriction which was imposed by the government is reduced, unnecessary control of the government is reduced, and the greater freedom giving to give to the country or the economic activity, this is known as liberalization. So means जब भी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, उसको जब रिड्यूस कर देते हैं और गवर्नमेंट का जो अननेसेसरी कंट्रोल होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, गवर्नमेंट फ्रीडम दे देती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन. तो किस तरह के रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं? इन अ लिबरलाइजेशन इकोनॉमी ऑल द मेजर डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. इट मीन्स इन लिबरलाइज इकोनॉमी में, जो लिबरल इकोनॉमी होती है, ऑल द मेजर डिसीजन basically taken on the basis of the market forces of the demand and supply rather than the government. Liberalization means elimination. Elimination means हटाना, कम करना, मिनिमाइज करना कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब भी स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट या स्टेट का जब भी रेस्ट्रिक्शन होता है, जो गवर्नमेंट का जो भी रेस्ट्रिक्शन होता है, जो उसका कंट्रोल होता है, जब वो खत्म हो जाता है या रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन. मीन्स लिबरल कर देना, रेस्ट्रिक्शन हटा देना किसी भी तरह का. तो गवर्नमेंट जब हर तरह की जो गवर्नमेंट रेगुलेशन होती है, रेस्ट्रिक्शन होता है, जब रिमूव हो जाता है, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. और वी कैन से दैट लिबरल, लिबरल मीन्स फ्री. तो जब कोई भी इकोनॉमी अपना आपको फ्री कर देती है, इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन, लाइसेंसिंग जब खत्म हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग प्रोसीजर, टैक्स रेट रिड्यूस हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन को से पहले आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर. You have to understand what kind of a restriction we are talking about. The following regulation which were imposed by the government before the 1991, that was basically related to industry licensing. कोई भी इंडस्ट्री को अगर अपना आपको ओपन करना है तो उसे लाइसेंसिंग लेना होता था. तो ये इस तरह के रेस्ट्रिक्शन थे इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट की. तो ये रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं. एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज. सो गवर्नमेंट सेक्टर ही अलाउडेड थे काफी इंडस्ट्रीज में, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं था. तो ये भी एक रेस्ट्रिक्शन था दैट वाज इम्पोज्ड बिफोर द 1991. सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सिर्फ कुछ ही गुड्स को परमिशन थी कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी और इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं करेगी. तो दिस काइंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड बिफोर 1991. फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल था, आप इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं. इंपोर्ट करेंगे उसके लिए आपको यू हैव टू टेक लाइसेंस. प्राइस कंट्रोल बेसिकली इज कंट्रोल ऑन द गुड्स बेसिकली डन बाय द गवर्नमेंट. तो गुड्स का जो प्राइस रिलेटेड डिसीजन होता है, इट्स बेसिकली टेकन बाय द took by the government. So this kind of a restriction were there before 1991. But after the liberalization, all the restriction was removed
एंड ऑल दिस आफ्टर दिस रिडक्शन व्हाट हैपन, लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एबॉलिशमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एबॉलिशमेंट का मतलब होता है हटना, खत्म हो जाना। तो जब भी जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे गुड्स एंड सर्विस की मूवमेंट से रिलेटेड वो खत्म हो गए। प्रोड्यूसर जो था वो गुड्स की प्राइस को फिक्स करेगा, ना कि गवर्नमेंट। अलाउइंग द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी तो प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया गया लिबरलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन में लिबरल कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया। एंड ऑल्सो अलाउइंग फ्रीडम टू प्रोड्यूसर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर को ये चॉइस मिल गया कि वो अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज पर देयर ओन चॉइस। मिनिमाइजेशन इन द टैक्स रेट कंप्लीट कम कर दिए, एज वेल एज द कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बाय द गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट इज रिड्यूस। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो रिड्यूस हो गया ड्यू टू द लिबरलाइजेशन। What is the objective of the liberalization? To boost the competition between the domestic businesses, to promote foreign trade and regulate import and export. फॉरेन ट्रेड को इंपोर्ट इंक्रीज करना, फॉरेन ट्रेड मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर की कंट्री से करना। टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल, लिबरलाइजेशन से बाहर की टेक्नोलॉजी इजी हमारी इंडिया में आ पाएगी कोई लाइसेंसिंग के बिना। टेक्नोलॉजी आएगी तो एडवांसमेंट आएगा, फॉरेन कैपिटल आएगा, एज वेल एज टू डेवलप द ग्लोबल मार्केट ऑफ द कंट्री। हमारे मार्केट को ग्लोबली पहुंचाना, कोई प्रोडक्ट अगर हमारे यहाँ बन रहा है तो इजीली वी कैन एक्सपोर्ट दैट एंड दैट प्रोडक्ट बिकम ग्लोबल। एंड टू रिड्यूस द डेट बर्डन ऑफ द कंट्री। डेट बर्डन मीन्स हुआ कि 1980 टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों आई थी, क्योंकि दैट पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस वाज देयर। और फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों था, क्योंकि मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट इन इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी में मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन थे बाय द गवर्नमेंट। ये रेस्ट्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था, तो इस रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया लिबरलाइजेशन में। और यही रेस्टोरेशन में जो बर्डन था इकोनॉमी में वो कंप्लीट कम कर दिया गया। to unlock the economic potential of the country by encouraging the private sector, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट। बाहर की कंपनीज को इनवाइट किया गया कि वो हमारी कंट्रीज में आके इन्वेस्ट करे। पहले एमएनसीज को बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन था कि वो कभी हमारे इंडिया में नहीं आके कर सकती, उन्हें लाइसेंसिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना होता था। बट आफ्टर द लिबरलाइजेशन ये प्रोसेस बहुत लिबरल हो गया। नाउ टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू टेक एक्टिव पार्ट इन प्राइवेट सेक्टर इनवाइट किए गए बाकी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया गया और कुछ ही सेक्टर को गवर्नमेंट में रखा गया और बाकी सेक्टर को प्राइवेट कर दिया गया। तो लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेटाइजेशन आया। टू रिड्यूस द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन फ्यूचर, तो पब्लिक सेक्टर के रोल को कंप्लीट कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को इम्प्रूव encourage किया गया एंड इम्प्रूव द कंपटीशन इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत जरूरी होता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो ये सब मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव थे लिबरलाइजेशन के। तो बेसिकली अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लिबरलाइजेशन में कौन से सेक्टर में रिफॉर्म आए। द फर्स्ट सेक्टर इज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया, इंडस्ट्री में रिफॉर्म आया। सबसे बड़ा जो लिबरलाइजेशन का जो बेनिफिट था बेसिकली इस टेकन बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जितनी भी लाइसेंसिंग थी, कोई भी इंडस्ट्री को अपने आप को स्टेब्लिश करना है तो दे हैव टू टेक इंडस्ट्रियल लाइसेंस। बट यहाँ पर लिबरलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री का लाइसेंसिंग खत्म हो गया। इंडस्ट्री, एनी बिजनेस और एनी इंडस्ट्री कैन इजिली plant can easily can manufacture any kind of product and goods without any quantitative restriction। कितने भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है, कोई नंबर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। एबॉलिशमेंट हो गया लाइसेंस का, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज कर दिया गया। ऑन दी only the 17 industrial sector एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड अदर सेक्टर कन्वर्ट। और जितने भी सेक्टर थे वो सब के सब किस में कन्वर्ट हो गए, प्राइवेट में। सिर्फ सेक्टर 17 सेक्टर को ही पब्लिक में रखा गया। फॉर एग्जांपल डिफेंस इक्विपमेंट, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर थी उन्हीं को पब्लिक में कंट्रोल में रखा, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा और बाकी सब सेक्टर को कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट सेक्टर में। एंड द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, जितने भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस थे उनकी जो लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। इट मींस
उनको पहले रेस्ट्रिक्शन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। बट अब इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न गुड्स और मॉडर्न अपने इक्विपमेंट रखने का और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। एज वेल एज ड्यू टू द लिबरलाइजेशन इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रूव है कंसेशन इन द एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एमआरटीपी एक्ट का जनरल आपको पता होना चाहिए। मोनोपोली एक्ट बोलते हैं इसको। बेसिकली इसमें न्यू पॉलिसी में एबॉलिशमेंट द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द एसेट। तो बेसिकली अगर कोई भी फर्म है, डू नॉट सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन द डी लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज, द एमआरटीपी एक्ट हैज बीन अकॉर्डिंगली रिवाइज। तो यहाँ पर ये एक्ट में ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। नाउ द सेकंड सेक्टर दैट जिसमें रिफॉर्म है, दैट इज अ फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बिफोर 1991 से पहले मैक्सिमम जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई। आरबीआई बेसिकली द फादर ऑफ बैंक और द फादर ऑफ बैंक इंस्टीट्यूशन। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हाई बैंक रेट, हाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेट्स को मेंटेन करता है ताकि बैंक को कंट्रोल करता है। बट यहाँ पर बैंक का जो रोल, आरबीआई का जो रोल था, इट्स लाइक अ रेगुलेटर। बट लिबरलाइजेशन में आरबीआई के रूल को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में चेंज किया गया। इट मींस आरबीआई इंस्टेड ऑफ regulating the bank, they work as a facilitator to the bank. और another features is that फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में एसएलआर जो था उसको रिड्यूस किया गया, सीआरआर रिड्यूस किया। जितने भी रेट को रिड्यूस करने का मीन्स ये हुआ, जितने रेट रिड्यूस होंगे आरबीआई रिड्यूस करेगा, बैंक रिड्यूस करेंगे, तो मैक्सिमम मनी सप्लाई होगी बैंक के पास। बैंक में अगर ज्यादा मनी सप्लाई होगी तो बैंक इजीली ज्यादा पब्लिक को ज्यादा पैसा दे सकेगा। इट मीन्स पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आएगा। तो ये एक तरह का रिफॉर्म था जो वन ऑफ द स्टेप दैट took place under the financial sector. Another type की भी फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म हुए, दो वे आई हैव मेंशन ओवर हियर। Now moving toward the next reform, that is a foreign exchange reform. Foreign exchange reform in order to solve the balance of payment problem in 1991. Financial reform क्यों हुए थे? Because balance of payment को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसबैलेंस हो गया था, मीन्स डेफिसिट हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स ये हुआ, जब भी जो एक्सपोर्ट होता है, व्हेनेवर द एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, और यहाँ पर डेफिसिट की कंडीशन की वजह से कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसबैलेंस हो गया और कंपनी को लॉस हो गया। उस कंट्री को जब लॉस होता है तो इन ऑर्डर टू रिकवर फ्रॉम दैट कंडीशन, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म स्टेप वर टेकन। तो ये लिबरलाइजेशन में एक स्टेप लिए गए एंड ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, और इनफ्लो ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज किया गया। रूपी वैल्यू को is determined on the basis of market supply of the demand and supply free from the government control. तो जो मार्केट रूपी की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी बिफोर 1999, बट आफ्टर 1991 द लिमिट ऑफ द एफडीआई वाज इंक्रीज अप टू द 51 ऑफ द इक्विटी ऑफ द कैपिटल, एंड अदर इंडस्ट्री में इसकी लिक्विड जो थी वो 100% इंक्रीज कर दी। इट मीन्स दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन बाहर की कंपनीज को इन्वेस्टमेंट का मौका दिया गया इंडिया में। तो इस वजह से क्या मैक्सिमम कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी, एंड ड्यू टू दिस मैक्सिमम फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया में। और यहाँ पर बेसिकली फॉरेन करेंसी में आएगी तो हमारी इंडिया की वैल्यू, जो मनी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म होगा। तो दिस वर द बेसिकली फ्यू काइंड ऑफ reforms that took under the financial sector reform. Another that is basically a trade policy reform, जो फोर्थ था वो बेसिकली ट्रेड है। ट्रेड मींस क्या होता है? फॉरेन ट्रेड वाज सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्टेंट क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लाइक लाइसेंस एंड कोटा। आप कभी भी कोई फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, इट मींस व्हेन यू वांट टू डू एन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो यहाँ पर लाइसेंस लेना होता है एज वेल एज कोटा होता है। मींस आप लिमिटेड ही नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स को ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और लिमिटेड क्वांटिटी को ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। इस तरह का कोटा सिस्टम होता है। तो ये कोटा एंड लाइसेंसिंग बेसिकली टोटली रिमूव्ड हो गया अंडर द लिबरलाइजेशन। कोई कोटा एंड कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, यू कैन इजीली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, फॉरेन ट्रेड आप इजीली कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक लिबरलाइजेशन में फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म हुआ था दैट टुक प्लेस अंडर द बिफोर अंडर 1991। और ये तरह का था, इंपोर्ट में आप लाइसेंसिंग एबॉलिश हो गया, मींस खत्म हो गया। क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गया, मींस अब क्वांटिटी
के हिसाब से नहीं होगा, टैरिफ रेट खत्म हो गया, एक्सपोर्ट को प्रमोशन दिया गया ताकि मैक्सिमम बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इंप्रूव कर गया, ज्यादा मनी आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व improve हो सके. तो these were the basic reform that took place under the fourth sector. Now moving towards the impact of liberalization. What is the basic impact? क्या impact पड़ा? Basically two type of impact I have mentioned here: positive impact and the negative impact. Positive impact promote efficiency. Definitely, liberalization help in promoting the level of industrial efficiency by removing the unnecessary restriction or control of the government रिमूव कर दिया गया. लाइक लाइसेंसिंग कंट्रोल और रेगुलेशन को जब रिमूव कर दिया तो इकोनॉमिक एजेंट फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन एंड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. तो इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई. कोई भी रेस्ट्रिक्शन पे सिर्फ काम नहीं होता, तो क्या होता है, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री है वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. तो ये रेस्ट्रिक्शन हटने से एफिशिएंसी इंप्रूव हुई. इंक्रीज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्री की एक्टिविटी इंप्रूव हुई और उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा, मीन्स उनको एक्सपेंशन का मौका मिला. वो कैन इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी सामान, अपने प्रोड्यूस किए हुए सामान को, विदाउट एनी क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. कंपटीशन इंक्रीज किया गया, जैसे जैसे प्रोडक्ट जैसे जैसे बाहर की एफडीए आई तो ज्यादा कंपटीशन आया. एंड लिबरलाइजेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस एंटिटी ऑपरेटिंग इन द मार्केट. इससे लिबरलाइजेशन से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर आए. कॉम्पिटिटर से कंपटीशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. एंड डेफिनेटली कंज्यूमर को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ. कंज्यूमर को चीपर गुड्स मिले, क्योंकि मैक्सिमम प्रोड्यूसर होंगे तो मैक्सिमम चीपर में मैक्सिमम वो कंज्यूमर ग्रैब करेंगे. तो मैक्सिमम कंज्यूमर ग्रैब करने के लिए वो मिनिमम प्राइस रखेंगे. एंड द बेस्ट क्वालिटी कंज्यूमर चाहेगा तो बेस्ट क्वालिटी ही प्रोड्यूस करेंगे विद मिनिमम रेट. That basic importance of the liberalization or increase foreign investment. The policy of liberalization permit a great investment of foreign investment, and this encourage the flow of foreign investment and thus industrial growth of economy increase. The negative impact, that is regional imbalance. कुछ सेक्टर थे जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे, कुछ सेक्टर नहीं कर पा रहे थे, तो ये बेसिकली रीजनल इम्बैलेंस हो गया. Ignore social welfare. The extent of the market attention increased due to the liberalization. As a result, all the decisions taken by the industry shall be based largely on the profit rather than the social welfare. The maximum जो private sector होता है, they fully focus on their own profit rather than the welfare. Now, the last point, that is a concentration of the economic power. Due to the liberalization, all the limit on the expansion of the business come to an end. There is a possibility of concentration of economic power and wealth. Small producer can suffer due to the endless growth of the large scale of industries. कुछ कुछ ही इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाई, जो कैन इजीली लिबराइजेशन का बेनिफिट ले पाई. और जितने भी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर थे, दे नॉट गेट easily adapt themselves according to this liberalization policy, और इस वजह से वो लैगिंग हो गई and they not get not able to get proper benefit from this liberalization. So this all about the liberalization topic. Thank you, my student.